महासागरीय लवणता और इसका विश्व वितरण। प्रथम प्रश्न यह होना चाहिए कि लवणता क्या है। बहुत ही सामान्य ढंग से इसको समझ सकते हैं कि यह जो है लवणता जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को कहते हैं। क्लियर हो गया? अर्थात महासागरीय जल का भार और उस जल में घुला हुआ पदार्थ जो भी कुछ है, इस दोनों का एक अनुपात होता है और इसी अनुपात को जो है महासागरीय लवणता कहते हैं, या सागर में है तो सागरीय लवणता कहते हैं। नदी के जल का है तो नदी के जल की लवणता कहेंगे। जिस भी किसी जल की के अनुपात की यह बात की जाएगी, यह उसी का लवणता कहा जाएगा। सामान्य रूप से जैसा कि आप सभी जानते हैं इसको, कि सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए यह जो है 1000 ग्राम जल और उसमें स्थित लवण को बताता है। वह लवण की मात्रा जो है कहीं जो है 30 ग्राम हो सकती है, कहीं पर 35 ग्राम हो सकती है, कहीं पर 15 ग्राम हो सकती है। अलग अलग जो है जलीय राशियों में इसका अनुपात जो है अलग अलग हो सकता है। तो यह रहा एक सामान्य सा अर्थ जो है कि सागरीय लवणता है क्या और किन किन सागरों, झीलों, महासागरों में इसको कैसे कैसे कह सकते हैं। अगर महासागरीय लवणता के प्रभाव की बात करें तो महासागरों में लवणता का प्रभाव जो है न केवल उसमें रहने वाले जीव जंतु पर पड़ता है, वरन महासागर की जो भौतिक विशेषताएं हैं, अर्थात यूँ कहें कि तापक्रम, घनत्व, धाराएं, दबाव आदि सभी जो है इससे प्रभावित होती हैं महासागरीय लवणता से। अर्थात महासागरीय लवणता यह भी डिसाइड करता है कि धाराओं की दिशा क्या होगी। तापक्रम को भी इफेक्ट करता है, उस पर भी घनत्व भी बदल जाती है इससे। तो ये हो गए जो है महासागरीय लवणता का जो है भौतिक विशेषताएं, या भौतिक विशेषताओं पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, थोड़ा जिक्र हो गया। अगर अधिक लवण युक्त जल की बात करें तो यह बहुत देरी से जमता है। इसी तरह अगर ये बात करें कि क्वथनांक या उबाल पॉइंट क्या है, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ओशनिक वाटर और एनी वाटर, तो उसमें जो है सामान्य जल से यह इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ऊंचा रहता है। और साथ ही साथ लवणता अगर अधिक है तो वाष्पीकरण कम से कम होता है। अर्थात ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो तो उस जल से वाष्पीकरण की मात्रा न्यून होगी। अगर कोई फ्रेश वाटर का जो है झील है और दूसरी झील है लवणीय वाटर का, इट मीन साल्ट वाटर, तो फ्रेश वाटर से जो है वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी और साल्ट वाटर से वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी। और साथ ही साथ सागरीय लवणता के कारण पर अगर जाएं कि इसके कारण क्या हैं, तो इसके अनेक कारण हैं। जैसे कि महासागर में जो नदियां आकर मिलती हैं, सागरीय जीव जंतु हैं, प्लैंकटन हैं, मछली हैं, धाराएं हैं, इन सब का जो है महासागरीय लवणता पर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता रहता है। अगर मूल रूप से कहा जाए कि सागर में जितने भी लवण हैं उन लवण का जो है मूल स्रोत क्या है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा कि मूल स्रोत स्थल ही है। अर्थात सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। और यह जो सागर में लवण पहुँचते हैं पृथ्वी से किसी भी रूप में, वे सभी लवण जो है 27 प्रकार के हैं। और इन 27 प्रकार के लवणों में भी इट मीन्स ये जो 27 प्रकार के लवण हैं
इसमें भी 7 प्रकार का जो लवण है वह सबसे महत्वपूर्ण है। इट मीन्स इसकी जो है मात्रा को ध्यान में रखकर ये बात कही जा रही है, जिसकी मात्रा एक सीमा तक जो है प्रभाव डालती है इस लवण को, उन्हें इसमें काउंट किया गया है। अगर बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड जो है महासागरीय लवणता का जो है मुख्य भाग है, अर्थात पूरे लवणता में इसकी मात्रा होती है 77.8%। वहीं मैग्नीशियम क्लोराइड को देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है 10.9% होता है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो सल्फेट 4.7, कैल्शियम सल्फेट 3.6, पोटेशियम सल्फेट 2.5। आप लिख भी सकते हैं एक करके, ठीक है। जैसे पहला आप लिखे होंगे अभी, सोडियम क्लोराइड जो है 77.8% पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है लिखिए 10.9%। और इसी तरह जो है मैग्नीशियम सल्फेट की अगर बात करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है 4.7%, 4.7% हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है 3.6% पाया जाता है। आगे लिखिए पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जो है महासागरीय जल में 2.5% होता है। इसी तरह कुछ और भी नगण्य मात्रा में पाए जाने वाले लवण हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो है 0.3% पाया जाता है पूरे लवण में। और इसी तरह मैग्नीशियम ब्रोमाइड की मात्रा 0.2% है। तो ये रहे जो है कुछ प्रमुख लवण के प्रकार, और इन लवण के प्रकार का जो है क्या अनुपात है पूरे लवण में, ये जो इस पूरा आंकड़ा रहा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे अगर आप जिसे आपको जानना चाहिए, अगर यह बात करें कि सूर्य की किरणें सागर के अंदर कितनी गहराई तक जाती हैं। सागर जो है या महासागर है, सभी जगह सूर्यातप पड़ रहा है, सूर्यातप सभी जगह मिल रहा है, तो सूर्य की किरणें भी सागर के अंदर जल में जाएंगी। तो आपको जानना चाहिए कि लगभग 200 मीटर तक जो है अंदर तक सूर्य की किरणें सागर में जाती हैं। अगर बात करें कि 20 अंश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के बीच, 20 अंश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच तथा 50 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त से दक्षिण में तापांतर कितना होता है, तो यह लगभग 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जो तापांतर जो है कभी कभी डिसाइड करता है किसी भी स्थान के लवण की मात्रा को, इसलिए इसको जानना चाहिए। तो ये रहे कुछ मेजर फैक्ट्स। अच्छा, ये इसके पहले हम लोग विचार किए थे कि सागर के जल का जो है मुख्य लवण स्रोत पृथ्वी है, तो पृथ्वी से पहुंचता कैसे है, यह भी एक प्रश्न होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी विश्व की नदियां हैं वह जो है सामान्यतः सागरों में ही मिलती हैं, सभी नदियां। और जो चक्रवात चलते हैं, तूफान चलते हैं, तो वह धूल गर्दे जो धरातल के हैं उसको उड़ाकर सागर में भी ले जाते हैं। और इसी तरह जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं सागरों के अंदर, तो वह भी तो पृथ्वी का भाग है, उसमें भी कुछ न कुछ लवण होते हैं। जब भी वह जल में मिलता है तो वह घुल जाता है एक सीमा तक। तो ये स्रोत हुए, अर्थात महासागरों में, सागरों में, झीलों में जो लवण की मात्रा है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें मुख्य है वाष्पीकरण। किसी भी स्थान पर अगर वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक हो जाएगी। अगर किसी स्थान पर जो है वर्षा अधिक हो रही है तो लवणता की मात्रा कम हो जाएगी। अगर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर नदी का जल आकर मिल रहा है सागर में, तो भी वहाँ पर लवणता की मात्रा कम होगी, क्योंकि नदी का जल जो है सामान्यतः फ्रेश वाटर होता है। और पवन की बात करें तो पवन जो है यह भी लवण के मात्रा को महासागरीय धारा के प्रवाह के द्वारा परिवर्तित करता रहता है। और इस प्रकार सागरीय धाराएं हो गई, लहरें हो गई, ये सभी जो है नियंत्रक हैं लवण के लिए। अगर तापक्रम की बात करें तो जहाँ कहीं भी विश्व में तापक्रम ऊंचा रहता है उस जगह पर वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। और हो भी क्यों ना,
वहाँ पर जब तापक्रम अधिक है तो लवणता की मात्रा वहाँ जो है वाष्पीकरण अधिक होगी, और वाष्पीकरण अधिक हो तो लवणता अधिक होगी। और ध्यान रहे, जहाँ लवणता अधिक होती है वहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा होगी ही नहीं, होगी, क्योंकि वहाँ पर तापक्रम ऊंचा है। जैसे अगर बात करें मकर रेखाओं के पास के क्षेत्र की या भूमध्य रेखी भागों में, तो यहाँ पर तापक्रम हमेशा ऊंचा रहता है, और इस कारण से यहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा भी बहुत ऊंची होती है। हालांकि यहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवण उतना अधिक नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी इससे जब भूमध्य रेखा से अयनवर्ती भागों में जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, तब आप पाएंगे कि ऐसे जगहों पर लवणता की मात्रा बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाती है, जबकि भूमध्य रेखी भागों में जहाँ पर कि लवणता की मात्रा सामान्यतः कम होती है, और कम होने के पीछे कारण मैं भी बताया कि यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में वर्षा होती है, और वर्षा के कारण यहाँ पर लवणता की मात्रा जो है कम होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर इसमें जो है मिक्सअप होता रहता है। फ्रेश वाटर मिक्सअप के कारण यहाँ पर लवणता की मात्रा घट जाती है। इस तरह से कुछ फैक्ट को भी ध्यान में रखते ही चलिए, साथ ही साथ अगर समान लवण वाले, जैसे कि मान लेते हैं कि महासागर, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, और अटलांटिक महासागर है, इन सभी महासागरों में लवणता की मात्रा जो है कुछ ऐसे बिंदु होंगे जहाँ पर एक जैसी होगी, कुछ ऐसे बिंदु होंगे जहाँ पर उससे अलग होगी। इट मीन्स लवण की मात्रा जल में सभी जगहों पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे भी जगह हो सकते हैं जहाँ जहाँ पर लवण की मात्रा एक ही बराबर होगी या एक ही मात्रा में होगी। तो ऐसे स्थानों को, अर्थात समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली कोई रेखा, काल्पनिक रेखा को जो बोला जाता है आइसोहेलाइन रेखा, आइसोहेलाइन लाइन बोला जाता है, यह जानना चाहिए आपको। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है कि सागरीय लवणता को मापा कैसे जाता है, तो इसको बल्कि आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले लिखिए, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। हो गया। समान लवणता वाले, अच्छा इसको आप क्षैतिज रूप में भी, यानी इसको क्षैतिज एंगल में ही समझेंगे आप इसको दूसरे वे में नहीं लेंगे, क्षैतिज वे में ही लेंगे। अर्थात समान लवणता वाले क्षैतिज स्थानों को मिलाने वाली रेखा, क्षैतिज शब्द उसमें ऐड कर दीजिए, मिलाने वाली रेखा को जो है आइसोहेलाइन कहते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि समुद्री लवणता का मापन कैसे करते हैं, तो इसके मापन के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है सेलाइन नेक्टर। ध्यान से सुनिए, सेलाइन नेक्टर। इस यंत्र की सहायता से महासागरीय लवणता को जो है मापते हैं। वैसे तो अभी हम लोग विचार विमर्श किए कि पूरे विश्व में लवणता की मात्रा सभी जगह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, लेकिन इस अलग अलग लवणता के होते हुए भी अगर एवरेज रूप में देखें, औसत रूप में देखें कि पूरे विश्व में लवणता कितनी है, तो इसका सही उत्तर है 35 जो है ग्राम प्रति हज़ार सागरी जल जो है में लवणता है पूरे विश्व में, यह औसत है। और सबसे अधिक लवणता की बात करें तो टर्की देश में एक झील है, लेक है, जिस लेक का नाम है वान झील, जिस झील का नाम है वान झील, यहाँ पर 330 ग्राम लवणता पाई जाती है प्रति 1000 ग्राम सागरी जल में, और यह जो है सबसे अधिक है। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि सागरी जल में जो है सबसे अधिक कौन सी लवण है, इसको भी मैं इसके पहले भी हम लोग विचार विमर्श किए थे कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक है, तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड को आप याद रखेंगे। इस तरह से अनेक बातें हो सकती हैं जो कि रिसर्च बेस पर होती हैं। अब जैसे कोई यह पूछ ले कि नदी द्वारा जो सागर में निक्षेपित जल होता है या जैसे जल जाता है, उस जल में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो उसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इस तरह से ये सब कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और हो सकता है कि अगर ध्रुव के आसपास की बात करें तो
यहाँ पर जो है लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। यह बर्फीला क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर जो है मेल्टिंग होता रहता है बर्फ़ का, और जो भी नदियाँ हैं फ्रेश वाटर सप्लाई करती हैं सागर में, इस वजह से यहाँ पर जो है लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। ये रहे जो है कुछ फैक्ट जो है, और साथ ही साथ कुछ और फैक्ट हैं जिसको आप जो है समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें प्रति चक्रवाती दशा की, तो ऐसी दशा जहाँ होती है वहाँ पर स्थिर पवन होती है, उच्च तापमान होता है वहाँ पर, और चूँकि ऐसी दशाएं जब होंगी तो लवण की मात्रा में निश्चित तौर पर अधिकता होगी। और यह स्थिति जो है आयनवर्ती भागों में पाई जाती है पूरे विश्व में। अगर सागरीय धाराओं की बात करें तो सागरीय धाराएं निश्चय ही लवणता को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती हैं। कहीं पर बढ़ा देंगी, कहीं पर घटा देंगी। अगर भूमध्य रेखा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो गर्म धारा प्रवाहित होती है, यह महाद्वीप के पश्चिमी भागों के लवण को जो है लवण से भागों से लवण को लेती हैं और पूर्वी तट तक ये पहुँचा देती हैं। इस प्रकार अगर मैक्सिको की खाड़ी में देखें तो इसी कारण से जो उच्च लवणता पाई जाती है मैक्सिको की खाड़ी में। यहाँ पर जो है गल्फ स्ट्रीम की धारा यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर लवणता को बढ़ा देती है। लेब्राडोर की धारा जो है ठंडी धारा जो है, इसके कारण से उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भागों में लवणता की मात्रा को घटा देती है, क्योंकि इसमें जो है फ्रेश वाटर की मात्रा अधिक होती है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ वाटर। तो ये रहे कुछ जो है महासागरीय लवणता के विषय में फैक्ट। इसी का जो है अगला खंड है कि इसका वितरण क्या है। अगर पूरे विश्व में महासागरीय लवणता के वितरण की बात करें तो यह लवणता का वितरण सभी महासागरों में, सागरों में, झीलों में, सभी जगह जो है अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही साथ यह लवणता जो है क्षैतिज तो भिन्न भिन्न पाया ही जाता है, जो सभी महासागरों में अलग अलग है। यह ऊर्ध्वाधर भी इसमें परिवर्तन पाया जाता है इस लवणता में। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर की बात करें तो निश्चित तौर पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से लवणता की बात करें तो यह जो है घटती जाएगी ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ सोलर रेडिएशन। सूर्यातप की मात्रा घटती जाती है। अगर उच्चतम लवणता की बात करें उत्तरी गोलार्ध में तो यह 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 40 अंश दक्षिण अक्षांश के बीच पाई जाती है। और यहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यह 10 अंश दक्षिणी गोलार्ध से 30 अंश दक्षिणी गोलार्ध के बीच जो है सबसे अधिक पाई जाती है। अगर समस्त उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता की बात करें तो यह 35 है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में 34 है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में 35। इस तरह से जो है अक्षांशीय वितरण के आधार पर महासागरों में लवणता के जो 4 मंडल लोग बताते हैं, मीन्स वैज्ञानिक और शोधकर्ता। उन 4 में जो है प्रथम है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र को बोला जाता है कम लवणता वाला मंडल क्षेत्र, जोन, ठीक है। दूसरा इसमें है अयनवर्ती क्षेत्र। अयनवर्ती क्षेत्र जो है अधिकतम लवणता वाला मंडल है। तीसरा है शीतोष्ण कटिबंध, यह कम लवणता वाला मंडल है। और ध्यान रखिए चौथा है ध्रुवीय या उपध्रुवीय क्षेत्र मंडल, और यह मंडल है न्यूनतम लवणता का क्षेत्र, यानी इससे कम लवणता किसी और क्षेत्र में नहीं पाई जाती। इस तरह से कुछ निष्कर्ष रूप में ऐसे कह सकते हैं कि उच्च अक्षांश में गहराई के साथ जो है लवणता बढ़ती है, मध्य अक्षांशों में 200 फैदम तक जो है लवणता बढ़ती है। किंतु अगर बात करें गहराई की तो अधिक गहराई में जाने पर फिर से जो है लवणता घटने लगती है। तो इस प्रकार जो है यह रहा महासागरीय लवणता और इसका वितरण। इसमें और अनेक सारे फैक्ट की व्याख्या की जा सकती है,
फिर भी आपको इसमें कुछ ऐसा लगा हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप उसको जो है बाय मेल या बाय कमेंट किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं, जिस तरह से आपको सुविधाजनक लगे। ठीक है, धन्यवाद।